हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 12th क्लास इतिहास मॉडल पेपर 2 है जो सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य के जो मॉडल पेपर हैं वो 5-5, 6-6 मॉडल पेपर हैं सॉल्व कर चुके हैं और बाकी के सब्जेक्ट के एक-एक है जो मॉडल पेपर सॉल्व कर चुके हैं। और अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्टों में जाकर के अवश्य देखिएगा और PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप RBC क्लास 6 to 12 को ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, आप सभी की जो ये मॉडल पेपर हैं वो 5 फरवरी के बाद में लगातार आपके साथ हम जो मॉडल पेपर हैं वो सॉल्व करके अपलोड करेंगे और इसी के साथ आपकी अति महत्वपूर्ण जो पार्ट वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम 5 फरवरी के बाद में आप सभी के साथ लगातार जुड़ करके बेहतरीन प्रयास करेंगे कि आपके बेहतर से बेहतर है जो अंक आपको मिले। तो आज का हमारा मॉडल पेपर 2 हिस्ट्री का है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारे महत्वपूर्ण सवाल। तो हमारा खंड 1 के अंदर पहला सवाल है, बहुविकल्पी प्रश्न निम्न प्रश्नों की उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जहाँ पर पहला हमारा सवाल है, मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, रोपड़, धोलावीरा, कालीबंगा, बनावली। तो जो मिट्टी से बने हल का जो प्रतिरूप है यानी वो है बनावली से हमें मिला है, प्राप्त हुआ है। दूसरा सवाल है, हरिसेन निम्न में से किसके राजकवि थे? हरिसेन किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, समुद्रगुप्त के और चंद्रगुप्त मौर्य के। तो जो हरिसेन थे वो है जो समुद्रगुप्त के राजकवि थे। तो दोस्तों कमेंट में बताइए, जो हरिसेन थे उन्होंने एक जो प्रशस्ति लिखी थी उस प्रशस्ति का नाम आप जरूर बताइएगा। अगला हमारा तीसरा सवाल है, किन शासकों को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था? कुषाण, शुंग, मौर्य और सातवाहन। तो किन शासकों को जो उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था तो वो तो कुषाण, शुंग, मौर्य, सातवाहन। तो जो मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था वो थे सातवाहन वंश के जो शासक थे, उनको मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था। अगला हमारा 4 नंबर सवाल है, प्रसिद्ध यात्री ज्यों बेप्टिस्ट तेवनियर कहाँ का निवासी था? इटली का, फ्रांस का, मोरक्को का, इंग्लैंड का। तो ये जो था फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का था। अगला हमारा 5वां सवाल है, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक थे शंकराचार्य, रामानुज, सुंदरम, वासवाना। तो कर्नाटक के जो वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे बासवना। कौन थे? बासवना। अगला हमारा 6 नंबर सवाल है, अलवार किस मत से संबंधित थे? अलवार किस मत से संबंधित है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। वैष्णव मत से, शैव मत से, बौद्ध मत से और शाक्त मत से। जो अलवार है वो है यानी ए ऑप्शन हमारा वैष्णव मत से संबंधित है। और अगला हमारा सवाल है, कोलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा कब की गई? तो 1754 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1821 ईस्वी में और 1825 ईस्वी के अंदर। तो ये जो 1800 ईस्वी के अंदर है, कोलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा की गई थी 1800 ईस्वी में। अगला हमारा 8वां सवाल है, दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय किसको है? राम राय को, सदाशिव को, देवराय प्रथम को और कृष्णदेव राय को। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर यानी 4 नंबर ऑप्शन है जो कृष्णदेव राय है, जो दक्षिण भारतीय मंदिरों को भव्य गोपुरमों को जोड़ने का जो श्रेय है वो कृष्णदेव राय को जाता है। अगला हमारा 9वां सवाल है, अफ्रीका को स्पेन से निम्न में से कौन सी फसल जो भारत पहुंची? अफ्रीका और स्पेन से, मक्का, चना, गेहूं, बाजरा। तो इन चारों में से कौन सी फसल है जो अफ्रीका और स्पेन से है जो भारत पहुंची है? तो यहाँ पर जो है वह ऑप्शन हमारा हो जाएगा चना।
अगला हमारा सवाल है 1857 के आंदोलन में झांसी का नेतृत्व किसने संभाला? तो 1857 के जो आंदोलन हुआ था, 1857 की क्रांति का, तो झांसी के अंदर जो नेतृत्व करने वाला था वो कौन था? नाना साहिब, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और वाजिद अली शाह। तो यहाँ पर हमारा जो 10वें का आंसर है वो हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई थी, जो झांसी वाली रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर जो झांसी का नेतृत्व किया था। अगला हमारा 11वां सवाल है, इस्तमरारी बंदोबस्त सबसे पहले लागू किया गया बंगाल में, मद्रास में, बम्बई में, उत्तर प्रदेश में? तो यह कहाँ पर लागू किया गया था? इस्तमरारी जो बंदोबस्त है वो सबसे पहले लागू किया गया था बंगाल के अंदर। दूसरा सवाल, अगला हमारा 12वां सवाल है, दक्कन गंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई 1870 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में और 1980 ईस्वी के अंदर? तो यहाँ पर हमारा 12वें का सवाल जो आंसर हो जाएगा 1875 के अंदर है, जो दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट है और ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई। कब की गई? 1875 के अंदर। अगला हमारा 13वां सवाल है, महात्मा गांधी को किसने 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी? फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, देश बंधु चित्तरंजन दास और गोपाल कृष्ण गोखले? तो गोपाल कृष्ण गोखले है जिन्होंने महात्मा गांधी को जो 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले है, इनको महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। तो ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 14वां सवाल है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो यहाँ पर जो राजेंद्र प्रसाद है वो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अब हमारा जो अगला सवाल है नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला रिक्त स्थान है शिल्पाधिकारम, रिक्त स्थान दिया है भाषा का महाकाव्य है। तो ये किस भाषा का काव्य है? तो ये है तमिल जो भाषा है उसका ये महाकाव्य है शिल्पाधिकारम। अगला दूसरा रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान दिया पहला, प्रथा एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा रिक्त स्थान में आ जाएगा बहु पत्नी जो प्रथा है वो एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी है। तीसरा रिक्त स्थान है, कुंती को निषादी नामक लघु कथा की रचना रिक्त स्थान दिया ने की। तो यहाँ पर किसने की है? कुंती ओ निषादी नामक लघु कथा की जो रचना है वो की है महाश्वेता देवी ने। किसने की है? महाश्वेता देवी ने। इसकी पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीएससी क्लास 6 to 12 में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जाकर के इसको अच्छी तरीके से पढ़ और देख सकते हो। अगला हमारा 4 नंबर रिक्त स्थान है, भोपाल की नवाब शाहजहां बेगम की आत्मकथा है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान के अंदर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा हमारा ताज उल इकबाल, जो इनकी आत्मकथा है। किसकी? भोपाल की नवाब जो शाहजहां बेगम की है जो आत्मकथा ताज उल इकबाल। अगला 5वां ऑप्शन है हमारा रिक्त स्थान है, बांसवाना के अनुयायी वीर सेव व फिर है रिक्त स्थान और कहलाए। तो यहाँ पर क्या कहलाए? यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर लिंगायत। क्या हो जाएगा? लिंगायत। अगला 6 नंबर है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना शताब्दी में की गई। तो यहाँ पर किस शताब्दी के अंदर जो विजयनगर की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर की गई थी 14वीं शताब्दी के अंदर। अगला हमारा 7वां रिक्त स्थान है, 1526 ईस्वी में रिक्त स्थान को पानीपत के युद्ध में हराकर बाबर पहला मुगल बादशाह बना। तो यहाँ पर ऑप्शन का जो हमारा रिक्त स्थान है इसके अंदर आ जाएगा किसको हराया था? पानीपत जो 1526 के अंदर जो बाबर ने जो हराया था वो हराया था इब्राहिम
लोदी को। किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। अगला हमारा तीसरा सवाल है, अति लघुतरात्मक प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए। जहाँ पर पहला सवाल है हमारा, आज के स्विमिंग पूल हमें हड़प्पा सभ्यता की किस संरचना की याद दिलाते हैं? तो ये हमें हड़प्पा सभ्यता के जो मोहनजोदड़ो नगर की बड़ी स्थापत्यों में शामिल विशाल स्नानागार की है जो याद दिलाते हैं। अगला दूसरा सवाल है, तमिलकम में किन सरदारियों का जो उदय हुआ? तो तमिलकम है, वहाँ पर जो चोल, चेर और पांड्य जो सरदारियों का उदय है जो हुआ है। अगला हमारा सवाल है तीसरा, जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है वो किसने लिखा? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अष्टाध्यायी ग्रंथ, तो अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है वो पाणिनि ने लिखा। किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। किस सातवां शासक ने अपने को अनूठा ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के द्रव्य का हनन करने वाला बतलाया था? तो किस सातवां शासक ने अपने को अनूठा ब्राह्मण तथा क्षत्रियों का जो द्रव्य करने वाला, हनन करने वाला बताया गया है? तो ये गौतमी पुत्र सातकर्णी ने बताया है। अगला हमारा सवाल है, वर्तमान महाभारत में कितने श्लोक हैं? तो वर्तमान महाभारत के अंदर जो श्लोक हैं वो हैं लगभग 1 लाख श्लोक हैं। अगला हमारा सवाल है 6 नंबर, कि इब्न बतूता को किस सुल्तान ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था? तो ये महत्वपूर्ण सवाल है। इब्न बतूता को किस मुल्ता सुल्तान ने जो दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश है जो नियुक्त किया था? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला हमारा सवाल है, किस ग्रंथ को तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। जो तमिल वेद के रूप में जाना जाता है, किस ग्रंथ को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नलियारादि दिव्य प्रबंधन जो ग्रंथ है, ये जो तमिल वेद के रूप में है वो भी जाना जाता है। अगला है, विजयनगर में स्थित महानवमी के डिब्बा के अवसर पर कौन से धर्मानुष्ठान किए जाते थे? तो यहाँ पर जो विजयनगर में महानवमी के डिब्बा के अवसर पर है जो धर्मानुष्ठान किए जाते थे वो मूर्ति पूजा, राजी के वृक्ष की पूजा, राजी के जो अश्व यानी जो घोड़ा था उसकी पूजा और भैंसों की बलि दी जाती थी। अगला 9वां सवाल है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान कब किया? 16 अगस्त 1946 को है जो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान है वो किया है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान कब किया? तो ये किया है 16 अगस्त 1946 को। अगला हमारा सवाल है, संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर केंद्र व राज्य में से किसको शक्तिशाली बनाना चाहते थे? तो संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर है जो केंद्र व राज्य में से केंद्र को है जो शक्तिशाली बनाना चाहते थे। अगला हमारा खंड ब है जिसमें लघुतरात्मक सवाल दिए गए हैं जिसकी उत्तर सीमा हमें 50 शब्दों के अंदर लिखना है। जहाँ पर चौथा सवाल है हमारा, बुद्ध की कौन सी शिक्षाएं थेरी गाथा में नजर आती हैं? महत्वपूर्ण सवाल है। बुद्ध की कौन सी थे जो शिक्षाएं हैं वो थेरी गाथा में नजर आती है? बुरे कर्मों का परित्याग करना, जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध, कर्मों के फल और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर बल देना, सत्कर्म करने पर बल देना और आडंबरों और कर्म कांडों का विरोध करना। यानी दोस्तों आपकी जो बोर्ड की कॉपी होगी इसमें भी उसमें जो आपको प्रश्न लिखने, आंसर लिखने हैं वो इस प्रकार से पॉइंट बना बना करके लिखना है जिससे आपको बेहतर अंक प्रदान हो सकें, बेहतर है जो नंबर आपके आए और आप अच्छी तरीके से सफल हो। अगला हमारा 5वां सवाल है, आपके अनुसार स्त्री पुरुष संघ में क्यों जाते हैं? कोई 4 कारण लिखिए। तो स्त्री और पुरुष है जो निम्नलिखित कारणों से जो संघ में जाते हैं। यहाँ पर पहला कारण है वे संघ में रहते हुए बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा कारण हो जाएगा वे बौद्ध भिक्षुओं व भिक्षुणियों से बौद्ध धर्म की जो शिक्षाओं और दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते थे। और तीसरा हो जाएगा वे संघ में जाकर धर्म के शिक्षक बन सकते थे और वे धर्म से संबंधित अपनी शंकाओं का समाधान करना चाहते
थे। इसी कारण से है जो स्त्री और पुरुष है वो संघ में जाते थे। अगला हमारा 6 नंबर सवाल है, बौद्ध एवं जैन धर्म में क्या समानता है? क्या है समानता बौद्ध एवं जैन धर्म में? बौद्ध एवं जैन धर्म के अंदर जो क्या समानता है, महत्वपूर्ण सवाल है। दोनों धर्म में जो क्रमवाद और पुनर्जन्म में वाद में जो है विश्वास करते हैं, यानी जो जिस क्रमवाद और पुनर्जन्म पर ये जो दोनों ही धर्म हैं, जैन और बौद्ध, वे विश्वास करते हैं। दूसरा है जो दोनों धर्म हैं अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। किस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं? ये अहिंसा, जो धर्म में अहिंसा का जो सिद्धांत है उस पर ये दोनों विश्वास करते हैं, जैन और बौद्ध धर्म। दोनों धर्म क्या है? अनिसर्ववादी हैं। अगला हमारा पॉइंट 4 नंबर पॉइंट हो जाएगा इसका, दोनों धर्म हैं जो यज्ञों, बहुदेववाद और कर्म कांडों का विरोध करते हैं। दोनों धर्म निर्वाण प्राप्त करने पर बल देते हैं और दोनों धर्म निर्वृत्ति मार्गी हैं और संसार त्याग पर है जो बल देते हैं। अगला हमारा 7वां सवाल है, आपके विचार में अल बिरूनी और इब्न बतूता के उद्देश्य में क्या भिन्नता थी? कोई दो लिखिए। तो यहाँ पर पहली हमारी हो जाएगी, अल बिरूनी संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञाता था। उसने अनेक संस्कृत ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया था, परंतु इब्न बतूता संस्कृत से अनभिज्ञ था। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा, अल बिरूनी ने ब्राह्मणों, पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई जो वर्ष हैं वो बिताए और संस्कृत धर्म तथा दर्शन का जो ज्ञान प्राप्त किया, परंतु इब्न बतूता को इस प्रकार का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अगला हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किस प्रकार किया? काफ़ी जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम के अंदर पूछा भी जा सकता है, इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किस प्रकार किया? तो इब्न बतूता के अनुसार नारियल के वृक्ष स्वरूप में सबसे अनोखे और प्रकृति में सबसे आश्चर्यजनक वृक्षों में से हैं। यानी जो नारियल का पौधा है यानी वृक्ष है वो जो प्रकृति के सबसे आश्चर्यजनक वृक्षों में से एक है और ये खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं। इनमें से केवल एक अंतर है, इनमें केवल एक अंतर है कि नारियल से काष्ठ फल प्राप्त होता है तथा दूसरे से है जो खजूर। और नारियल मानव शरीर से मेल खाता है क्योंकि इसमें भी 2 आँखें तथा एक मुख है और अंदर का जो भाग है वो हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है, जिससे इससे जो जुड़ा रेशा बालों जैसा है जो दिखाई देता है। अगला हमारा 9वां सवाल है, आपके विचार में विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय व्यापार को प्रोत्साहित करने के इच्छुक क्यों थे? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय निम्नलिखित कारणों से जो व्यापार के प्रोत्साहित करना चाहते थे, जिसमें पॉइंट 1 हो जाएगा, व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की जो समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। राजा अपनी सेना के लिए अच्छी नस्ल के शक्तिशाली घोड़े प्राप्त करना चाहता था और राजा अपने राज्य में घोड़ों, हाथियों, रत्नों, चंदन, मोती तथा अन्य वस्तुओं का जो आयात बढ़ाना चाहता था। इसीलिए जो है राजा विजयनगर जो कृष्णदेव राय था वो अपने व्यवहार को, जो व्यापार था उसको प्रोत्साहित करने के लिए इच्छुक था। अगला हमारा सवाल है, आप मुगलों की भू राजस्व प्रणाली को एक लचीली व्यवस्था किस कारण मानेंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा, किसानों से भूमि कर नकद अथवा अनाज के रूप में वसूल किया जाता था। साम्राज्य की भूमि की पैमाइश है जो करवाई गई और भूमि के आंकड़ों को संकलित किया गया। राजस्व अधिकारियों को आदेश दिया गया कि वे राजस्व में बल प्रयोग करें और अतिवृष्टि, अकाल, अनावृष्टि आदि की दशा में भू राजस्व माफ कर दिया जाता था और राज्य द्वारा जो पीड़ित किसानों को है आर्थिक सहायता भी दी जाती थी। अगला हमारा सवाल है, मुगल कालीन खुद काश्त व पाही काश्त किसानों में अंतर स्पष्ट कीजिए। महत्वपूर्ण सवाल है, खुद काश्त और पाई काश्त किसान। तो यहाँ पर मुगल काल में 2 तरह के किसान होते हैं, एक तो खुद काश्त और एक पाही काश्त। खुद काश्त वे किसान थे जिनके पास अपनी ज़मीन होती थी और वे अपने गांव में ही रह कर के क्या करते थे? खेती करते
थे उनको तो क्या कहते थे, खुद काश्त कहते थे। और जो पाई काश्त होते थे वे किसान थे जो दूसरे गांवों से जो ठेके पर खेती करने आते, और किसान अकाल व भूखमरी जैसी आर्थिक परेशानियों के कारण पाई काश्त भी बनते थे। ये जो खुद काश्त थे यानी उनकी स्वयं की ज़मीन होती थी और स्वयं वो अपनी कृषि करते, खेती करते। और जो पाई काश्त होते थे वो यानी दूसरों पर निर्भर रहते थे, दूसरों की ज़मीन लेकर के कहते थे, यानी वर्तमान में कहें तो जिस प्रकार के इजारा लेकर के जो ज़मीन है वो करते थे उनको पाई काश्त कहते हैं। अगला हमारा सवाल है, उपनिवेश काल में कुदाल व हल से क्या तात्पर्य है? तो कुदाल और हल राजमहल की पहाड़ियों के मूल निवासी जो पहाड़ियाँ लोग खेती के लिए जो कुदाल का प्रयोग करते थे, और इसलिए कुदाल को पहाड़िया जीवन का प्रतीक माना जाता है। और आगे चलकर राजमहल की पहाड़ियों में संतालों का आगमन हुआ जिन्होंने हल जोतकर स्थायी खेती करना है जो प्रारंभ किया, और अतः हल को संतालों की शक्ति का प्रतीक माना गया है। और कुदाल किनको, जो पहाड़ी जीवन पहाड़ी जीवन है जो व्यापन करते हैं उनके लिए जो पहाड़िया कुदाल है जो उनके लिए, और जो संथालों का जो प्रतीक है वो हो जाएगा हल। अगला हमारा सवाल है, 16 मई 1875 को पूना के जिला मजिस्ट्रेट ने अपने पत्र में पुलिस आयुक्त को क्या लिखित सूचना दी? तो 16 मई 1875 को पूना के जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस आयुक्त को लिखा कि शनिवार 15 मई को सुबह आने पर मुझे इस उपद्रव का पता चला, और एक साहूकार का जो है घर पूरी तरह जला दिया गया, लगभग 1 दर्जन मकानों को तोड़ दिया गया और उनमें घुसकर वहाँ के सारे सामान को आग लगा दी गई। खाते पत्र, बांड, जो अनाज, देहाती कपड़ा सड़कों पर जलाकर है जो जला दिया गया। सड़कों पर ला कर के क्या कर दिया, कपड़ों को और जला दिया गया। और वहाँ के राख के जो ढेर हैं अब भी देखे जा सकते हैं। अगला हमारा सवाल है, 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या क्या कदम उठाए गए? किन्हीं दो को उल्लेख कीजिए। वेरी मोस्ट सवाल है, 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या क्या कदम है जो उठाए गए थे? तो यहाँ पर पहला हमारा हो जाएगा पॉइंट कि ये 1857 में के जो विद्रोह में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी वर्गों का जो आह्वान किया जाता था। और 1857 के विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का नफा नुकसान बराबर था। तो कमेंट में बताइएगा कि 1857 की जो क्रांति का आगाज है वो भारत में कहाँ से यानी किस स्थान से हुआ और कब हुआ? अगला हमारा 15वां सवाल है, आपके अनुसार चरखे के साथ महात्मा गांधी किस प्रकार राष्ट्रवाद की स्थायी पहचान बन गए? गांधी जी प्रतिदिन कुछ समय चरखा चलाते थे, खादी से बने वस्त्र भी पहनते थे। अन्य राष्ट्रवादियों को भी उन्होंने ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। चरखा चलाने गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद की। और इस प्रकार से हैं जो चरखे के साथ वो राष्ट्रवाद की स्थायी पहचान बन गए। अगला हमारा खंड 6 है जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो 100 शब्दों के अंदर आंसर हमें लिखना है। जहाँ पर हमारा पहला सवाल यानी 16वां सवाल है खंड 6 का 16वां सवाल यानी पहला सवाल खंड 6 का। मगध महाजनपद के सबसे शक्तिशाली बनने के क्या कारण थे? और अथवा में दे रखा है, मेगास्थनीज के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के सैनिक विभाग के प्रबंध के बारे में क्या विवरण दिया गया? वेरी मोस्ट सवाल है, मेगास्थनीज के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के सैनिक विभाग के प्रबंध के बारे में क्या विवरण दिया गया है? ये भी, और जो मगध महाजनपद है वो सबसे शक्तिशाली बनने के उसके क्या कारण थे, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। तो हम यहाँ पर मेगास्थनीज के जो चंद्रगुप्त का जो मौर्य का जो सैनिक विभाग था उसका जो आंसर है देख लेते हैं। उसके बाद
आपकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर इन सभी प्रश्नों का आंसर देख सकते हैं। तो हम जो मोस्ट क्वेश्चन हैं वो ही यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि मेगास्थनीज ने लिखा है कि मौर्यकाल सैन्य प्रशासन में सेना सुरक्षा का एक अ, प्रमुख जो माध्यम थी, यानी सेना सुरक्षा थी जो एक प्रमुख माध्यम थी, और सैनिक विभाग का प्रबंध करने के लिए एक समिति थी जिसमें 6 उप समितियाँ बनी हुई थी। दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि जो मेगास्थनीज विद्वान थे, जो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, तो उस पुस्तक का नाम बताइएगा। पहली उपसमिति का जो काम था वो नौसेना का संचालन करना था, यानी नौसेना का जो है वो संचालन कौन करते थे? पहली जो उपसमिति थी वो करती थी। दूसरी उपसमिति थी जो यातायात तथा खान-पान का जो संचालन करती थी, और तीसरी उपसमिति थी जो पैदल सैनिकों का है जो संचालन करती थी, और चौथी उपसमिति थी वो ही कि उस अश्वारोही सेना का जो संचालन करती थी। अश्वारोही यानी जो घोड़ों पर जो सेना चलती थी, उसका जो संचालन है वो चौथी उपसमिति करती थी। और पांचवी उपसमिति है यानी रथारोहियों संचालन करती थी। रथारोहियों का यानी जो रथ पर सवारी करते थे, जो रथ पर सेना चलती थी, उसका संचालन है जो पांचवी जो उपसमिति थी वो करती थी। और छठी उपसमिति ही जो हाथियों का संचालन करती थी। दूसरी उपसमिति का जो दायित्व है वो विभिन्न प्रकार का था, और उपकरणों को होने की उपकरणों को होने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, तथा सैनिकों की जो देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की जो नियुक्ति करना, ये जो दूसरी उपसमिति का प्रमुख दायित्व था। ये जो मेगास्थनीज के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो सैन्य प्रशासन था उसके बारे में बताया गया। अगला हमारा 17वां सवाल है, आपको क्यों लगता है कि शासन संतों से अपने संबंध को दर्शाने के लिए उत्सुक थे, अथवा मैं जहाँ आरा कौन-सी चेष्टाओं का ज़िक्र करती हैं, जो शेख के प्रति उसकी भक्ति को दर्शाती हैं? दरगाह की ख़ासियत को वह किस तरह दर्शाती हैं? तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम पढ़ लेते हैं। अगला हमारा 18वां सवाल है, 1857 के विद्रोह में मौलवी अहमदुल्लाह शाह के योगदान का उल्लेख कीजिए, या फिर 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए। ये जो प्रश्न है आपके काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि जो अंग्रेजों द्वारा है जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको कुचलने के लिए, यानी उसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं अथवा के अंदर। तो यहाँ पर विद्रोह का दमन करने के लिए कई जो कानून हैं वो पारित किए गए, किनके द्वारा? ब्रिटिश सरकार द्वारा, यानी जो अंग्रेजों के द्वारा है। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए जो कई हैं जो कानून वो पारित किए गए। उसके बाद दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा कि पूरे भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। फौजी अफसरों के अतिरिक्त आम अंग्रेजों को भी है जो विद्रोहियों को सजा देने के जो अधिकार दे दिया गया। विद्रोहियों की एक हो सजा, दो सजा ए मौत, ये जो है जो इसने जो नियम है वो बना दिया था। अगला पॉइंट है, जनता में दहशत फैलाने के लिए विद्रोहियों को सरेआम फांसी पर लटकाया गया और तोपों से मुँह से बांधकर उड़ा दिया गया। यानी ये जो क्रूरता थी वो बहुत सी जो अंग्रेज़ों ने फैलाई, जिसमें लोगों के अंदर भय, दहशत, यानी भय फैलाया कि अगर कोई अंग्रेज़ों के खिलाफ कदम उठाएगा, आवाज़ उठाएगा, तो उनके साथ भी इसी प्रकार से हालात किए जाएंगे। यानी लोगों के सामने है जो सरेआम वहाँ पर फांसी पर है जो लटकाया जाता था, और उसके चेहरे को जो तोप के आगे बांध करके फिर तोप को छोड़ा जाता था, यानी सिर को अलग कर दिया जाता। इस प्रकार के जो कठिन से कठिन जो यहाँ पर विद्रोही थे उनको फांसी या मौत की सजा है जो अंग्रेजों द्वारा सुनाई जाती थी। अगला हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा, इसमें ब्रिटेन से नई सैनिक है जो टुकड़ियां हैं वो भी मंगवाई गई। और पांचवा पॉइंट हो जाएगा, स्वाभाविक जमींदारों को पुरस्कृत किया तथा जो विद्रोही जमींदारों को है जमीनों से बेदखल किया गया।
जो स्वामी भक्त यानी जो अंग्रेज़ों के पक्षधर थे, जो ज़मींदार, जो ठाकर, जो उनकी रियासतें थी, वो जो यानी ब्रिटिश सरकार की पक्षधर थी, उनको तो है जो पुरस्कृत किया, इनाम किया उसको। और जो विद्रोही ज़मींदार थे, उनकी जो ज़मीनें थी उसको उन्होंने जो अपने अधीन कर लिया और उनको बेदखल है जो कर दिया गया। अगला हमारा 19वां सवाल है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। एक तो चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अथवा में है जलियांवाला बाग हत्याकांड और गांधी इरविन समझौता। यानी ये जो चारों ही पॉइंट हैं, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी इरविन समझौता, चारों के चारों ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इनको ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये जो देख लेते हैं और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अच्छी तरीके से पीडीएफ को देखिएगा। दोस्तों, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके पेपर में है जो लगभग 70 से 80 क्वेश्चन 80% तक जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, वो अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा आयोजित की गई और जनरल डायर ने निहत्थे लोगों को है जो लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया और इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई में 400 से अधिक लोगों को है जो लोग मारे गए तथा सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। तो यहाँ पर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ? अप्रैल 1919 के अंदर। और गांधी इरविन समझौता है वो हुआ है मार्च 1931 में। और गांधी जी और वाइसराय लॉर्ड इरविन के बीच जो गांधी इरविन समझौता के नाम से प्रसिद्ध है, और इसके अनुसार सरकार ने राजनीतिक बंदियों को रिहा करना तथा कांग्रेस ने आंदोलन को स्थगित करना स्वीकार कर लिया था। ये जो गांधी और इरविन के बीच है जो समझौता हुआ। फिर है खंड द, जिसमें निबंधात्मक क्वेश्चन है। पहला सवाल है यानी खंड द का, जहाँ पर 20वां सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। अथवा में हड़प्पा सभ्यता की मुहरों तथा मुद्रांकनों लिपि एक बाट प्रणाली के बारे में एवं बाट प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा और पढ़िएगा। जहाँ पर इसके पॉइंट हो जाएंगे कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, व्यापार, तौल तथा माप के साधन और यातायात, ये जो है इसके हो जाएंगे। फिर अथवा में है जो हड़प्पा सभ्यता की मोहर है, मुद्रांकन और हड़प्पा सभ्यता की लिपि और हड़प्पा सभ्यता की जो बाट प्रणाली है वो इसमें दिया गया है। फिर हमारा 21वां सवाल है, वे कौन सी ऐतिहासिक ताकतें थी जिन्होंने संविधान का स्वरूप तय किया? और अथवा में है महात्मा गांधी हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा क्यों बनाना चाहते थे, विवेचना कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है निबंधात्मक क्वेश्चन है। और फिर है हमारा 22वां सवाल, जो भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। यानी ये जो 22वां सवाल है आपका मानचित्र से रिलेटिव क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको मानचित्र के अंदर इन पॉइंटों को दर्शाना है जो स्थान इसमें दिए गए। जैसे इसमें दिया गया है मिताथल, पूना, पांडिचेरी, कौशाम्बी, खेड़ा। और अथवा में है मेरठ, धोलावीरा, सोलापुर, चंपा और बारदली। तो इसके अतिरिक्त और भी जो कोई इम्पोर्टेंट जो स्थान होंगे वो हम आपको एक अलग से वीडियो के अंदर केवल मैप का बना करके यानी मानचित्र से रिलेटिव आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जो ये 5 फरवरी के बाद में है जो आपके साथ लगातार हम जुड़े रहेंगे और आपको बेहतर से बेहतर तैयारी करवाने का जो प्रयास है वो हम करेंगे। पिछली बार भी हमारे द्वारा जो काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस वगैरह वीडियोस अपलोड किए गए थे, उनमें से 70 से 80% तक हूबहू क्वेश्चन है जो पेपरों के अंदर देखने को मिले थे। इसलिए आप सभी है जो लगातार हमसे जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं और भी ऐसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।